नमस्कार सारे हेल्थ पार्टनर को। आप सभी जानते हैं हमारा कोशिश यही रहता है कि हम भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को आप लोगों के साथ जुड़ पाए, कनेक्ट करवा पाए। बीच बीच में हम वेबिनार की मदद से हम चाहते हैं कि डॉक्टर के साथ आप लोगों की जान पहचान और ज़्यादा मजबूती से हो। उसी तरह से हमारे साथ आज डॉक्टर शिवा खुराना मैम है, जो कि पिछले लगभग 3 साल के ऊपर से जियो के साथ जुड़े हुए हैं। मैम खुद एक पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों की डॉक्टर एंड गायनिकोलॉजिस्ट महिला विशेषज्ञ हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, यानी कि कोई प्रेग्नेंट महिला प्रेग्नेंट होने के दौरान और डिलीवरी और बच्चे होने के बाद भी उनके केयर कैसे करना है, बच्चों की केयर कैसे लेनी है, वो मैम आप सभी को बताएंगे। तो आप कृपया पहले मैम की बात ध्यान से सुन ले, एंड जो भी आपके सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, सेशन के बाद आप एक एक करके मैम से पूछ पाएंगे। थैंक यू मैम, हम वेलकम यू अगेन। काइंडली स्टार्ट योर थैंक यू। टॉपिक मैम। ठीक है। आप लोगों के पास आते हैं एएनसी केसेस, प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे या फिर पोस्टनेटल टाइप का पेशेंट्स आते हैं वैसे? किसी के पास आते हैं? नहीं। ठीक है। तो इसमें यह है कि एक्चुअली हम लोग आप लोग क्या समझते हैं कि हमें अगर हमें प्री डिलीवरी हम केयर बोल रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पार्टिसिपेंट्स आर नॉट विलिंग टू आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट लगना चाहिए ना कि कोई है, पता चले हम मैम। लोग ऐसे अकेले करे जा रहे हैं। हेलो। जी बताएंगे। हाँ जी। मैम, जैसे ही कंसीव होता है उसके बाद से ही शुरुआत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक पॉइंट है, लेकिन जी। मैं कहूंगी अगर आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को बचाना चाहते हैं यानी न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस को बचाना चाहते हैं तो कंसीव होने से 3 महीने पहले से ही शुरुआत हो जाती है। बट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी बेबी अपने आप ही कंसीव हो जाता है और समटाइम्स प्लानिंग से होता है। जरूरी नहीं है कि सारे प्लानिंग से हो, लेकिन अगर एक विमेन प्लानिंग मतलब प्लान कर रही है कंसीव करना, तो वो 3 महीने पहले से हम उसको एडवाइस करेंगे कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, अपनी यूट्राइन हेल्थ का ध्यान रखे और फोलिक एसिड लेती रहे। फोलिक एसिड इसलिए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, मतलब न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हेल्थ इसलिए क्योंकि जितनी अच्छी हेल्थ वो 3 महीने में बनाएगी वो आगे उसको प्रेगनेंसी में काम आएगी। क्यों? ऐसा ओ, इसलिए क्योंकि अगर हम जैसे कंसीव हो गया, बाबा, बैठो बैठो हाँ, बैठो बैठो। जैसे कंसीव हो गया उसके बाद ऐसा है कि उस समय तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, रेस्ट की रिक्वायरमेंट। अब आप तब सोचो कि मैं स्ट्रांग कर लूं अपने आप को, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले से यूट्राइन हेल्थ को और दूसरी हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो वेमेन के लिए अच्छा रहेगा। तो क्या क्या पॉइंट्स हमें प्री डिलीवरी लेने हैं? पहले हम लोग प्री डिलीवरी को कंसिडर करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए प्री डिलीवरी? मैम, एक तो जहाँ तक साफ सफाई का ध्यान रखें, हाँ प्रॉपर जी न्यूट्रिशन बिल्कुल, वगैरह। हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए ताकि जी। इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल। और प्रॉपर डाइट जो इनिशियल स्टेज में शुरुआत प्रॉपर की डाइट जाती है। होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता एडवांस है केयर। कि हाँ बिल्कुल। और एडवांस केयर बाकी जो हाइजीनिक अपन ने पहले बोला वो प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह, और प्राइवेट पार्ट की स्पेशल केयर उस टाइम पे जो होनी चाहिए। वेरी गुड। और घर का माहौल भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए उस टाइम पे हाँ, कंसीव यस होने वेरी पे। गुड, बहुत एकदम मुद्दे पे आई, ये बात जी। बिल्कुल सही है, और क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस से भी प्रॉब्लम होता है। जी, वेरी गुड। दूसरा बहुत छोटी और छोटी बात है, जैसे कहीं दूध उबल रहा है तो उस टाइम पे बिल्कुल। हमें एकदम झटके से नहीं उठना बैठना है। इनिशियल यस स्टेज यस। की जो चीजें हो जाती हैं शायद, वेरी गुड। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और हम्म। आफ्टर कंसीव इंटरकोर्स वगैरह पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों का। इनिशियल 3 मंथ्स में तो मना कर देना चाहिए। जी जी। एब्सटिनेंस एक वर्ड होता है, एब्सटिनेंस का मतलब होता है कि आप हस्बैंड से दूर रहें और इंटरकोर्स ना करें। तो जी एब्सटिनेंस फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट फॉर इनिशियल 3 मंथ्स। क्योंकि जिनको कोई बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री होती है, रैकरेंट एबॉर्शंस हुए होते हैं, तो जी। उनमें इनिशियल 3 मंथ्स में अगर वो लोग इंटरकोर्स करते हैं तो अबॉर्ट होने का चांस ज्यादा होता है। तो पहले 3 मंथ्स में आपको ये भी एडवाइस करना होता है कि एब्सटिनेंस। मैं जो अपने प्रिस्क्रिप्शंस देती हूँ मैं उसमें लिख के भी देती हूँ, ये सब जो मैं बोल रही हूँ या जो आप मुझे बता रहे हो ये सारा मैं लिख के भी देती हूँ कि आपको डाइट अच्छा लेना है, रेस्ट अच्छा करना है, एब्सटिनेंस रखना है और हैप्पी रहना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पार्ट है। बाकी मेडिकली भी हमें ध्यान रखना होता है कि इनिशियल 3 मंथ्स लेडीज फोलिक एसिड लें, बिकॉज अनअवेयरनेस की वजह से ये लोग नहीं लेती है।
तो इनिशियल 3 मंथ्स फोलिक एसिड लें, क्योंकि हम आयरन और फोलिक एसिड और कैल्शियम जो होता है वो आफ्टर 3 मंथ्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 3 मंथ्स आयरन एंड फोलिक एसिड लें। बहुत सारी ऐसी females आती हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं जो 5 मंथ्स पे आती हैं और आयरन कैल्शियम ही नहीं ले रही होती हैं, और मैम ये बड़ी हमारे अच्छी पास बात, एक्चुअली 8 से आती हैं। कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति थी यहाँ पर। जितने भी लोग आते हैं मैं देखता हूँ कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट वो पहले इनसे चालू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, कि आपने फिर बताया उसके कि बाद फिर प्रॉपर ध्यान, हाँ नहीं फोलिक लेती हैं, एसिड। यू राइट, नहीं ले रही होती जी हैं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। जी। ठीक है, उसके बाद हमको ये ध्यान रखना होता है, कुछ और चीजें ध्यान रखनी होती है कि इनिशियल 3 मंथ्स में एक हमारा अल्ट्रासाउंड हो जाए बेसिकली। वैसे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो अलग बात है, नहीं तो एक अल्ट्रासाउंड हम इनिशियली करा लेते हैं जिससे कि हमें प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। ठीक है, और दूसरा हम कराते हैं सेकंड, आई मीन सेकंड ट्राइमेस्टर में 18 to 20 वीक्स के आसपास। लेवल 2 की सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हो जाए और एक लास्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए। तो 3 अल्ट्रासाउंड्स तो हमको कराने होते हैं, ये हमको उनको एडवाइस करना होता है कि सारी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इन लोगों को ये सारी चीजों की भी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी बताना होता है कि हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, वो भी जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनका लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता, एबॉर्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, पता ही नहीं चला, टेस्ट ही नहीं कराए, एबॉर्ट हो गया, या नॉर्मल नहीं हुआ, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो 5th मंथ पे पहले इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक सीबीसी, फास्टिंग ब्लड शुगर, यूरिन आरएम मस्ट होता है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सारी चीजें रूल आउट कर लेनी होती हैं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत सारा चांस होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो जाए, थायराइड हो जाए, या डायबिटीज हो जाए, या बीपी हो जाए। बीपी मॉनिटरिंग भी करना है कि हर महीने जो आएगी फीमेल उसको हमें बीपी भी लेना है। कई बार इनको बीपी होता है पता ही नहीं चलता, एंड देन दे लैंड अप इन पीपीआरओएम, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, कि पता चला पानी छूट गया, पता ही नहीं था बीपी है, आई तो देखा 200 बीपी है, 200 120। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो ये सारी चीजें हमको फ्रीक्वेंसी हमें अवॉइड करनी एज है, सिम्टम्स तो होते हैं। अवेयरनेस देनी है सबकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके अलावा न्यूट्रिशन तो हमको डेफिनेटली बताना ही है। तो अगर हम समराइज करें तो समराइज में हमें न्यूट्रिशनल डाइट बोलना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहना है, इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एब्सटिनेंस को फॉलो करना है, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड 3 होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। और कब कब हमें ब्लड टेस्ट कराने हैं ये भी ध्यान, बोलिए। ठीक है, कब कब ब्लड टेस्ट कराने हैं ये भी ध्यान रखना है। और वैक्सीनेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन। कई बार इन लोगों को नहीं पता होता, ये लोग टेटनस लगवाते ही नहीं। अरे ठीक है, हो गया, लग गया, क्या करना है, पीपल आर लाइक दैट। तो उसको ध्यान रखना है हमको कि हमको वैक्सीनेशन, टेटनस के 2 डोजेस 4 वीक्स अपार्ट जरूर से लगवाने। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और मतलब जो आपको लगता है कि जरूरी है प्री डिलीवरी, हाइजीन मैम का तो जनरल मेंटेन डिसीज वगैरह करना के ही है। जो आपने अभी टेस्ट बताया, जनरल डिसीज टेस्ट जो प्रॉपर हो जाए। हम्म, क्या क्या बोल रहे हैं? जनरल डिसीज टेस्ट जो हो जाते हैं, एसटीडी टेस्ट वगैरह अगर हो जाए जहाँ व्यवस्था रहती है तो वो और हाँ ज्यादा। नहीं है, और इनफैक्ट 2-3 टेस्ट और भी जरूरी हैं, वो तो जब हमारे पास रेफरल आता है तो हम बताते ही हैं। ब्लड जी ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर, ये भी जरूरी है, ये भी कराना होता है, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। ये तो मैंने सिर्फ जी इसलिए बताया कि हमारे पास आएगी टेस्ट के लिए हम कराएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग करा लेते हैं, ब्लड ग्रुप, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, जी है जी। ना, वीटीआरएल। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि इसमें डायबिटीज भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, एलएफटी जी चेंज हो सकता है। कई बार पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट से आती है कि खुजली हो रही है, मुझे इचिंग हो रही है, हम लोग एक सिंपल लिवोसिट्रिजिन लिख के भेज के दे देते हैं, बट वी जी। फॉरगेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी शुगर बढ़ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसके यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो, बिकॉज यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन मैम थोड़ा सा प्रेगनेंसीज। सॉरी, बीच में पूछ रहा हूँ। कोई बात जैसे नहीं। शुगर कई बार डिलीवरी की शुरुआती लक्षणों में शुरुआत के 3 महीने में शुगर आती है, तो उसको कैसे क्लियर करते हैं कि ये शुगर इनको जेनेटिक है या डिलीवरी के टाइम पे हो रही है? कि बड़ी समस्या आजकल आ रही है कई महिलाओं में। इसके लिए अगर ना आपको एक HbA1c कराना पड़ता है। ठीक है, जी जी तो अगर शुरुआती समय में HbA1c आपको ऐसा लगता है, एक्चुअली ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार ऐसा होता है कि पहले से शुगर होती है और कई बार जी नहीं भी होती है, पर यूजुअली नहीं होती है, क्योंकि पहले से शुगर होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है।
और फिर कंसीविंग में भी मुश्किल होती है। फिर भी आप लास्ट 3 मंथ्स का शुगर करा सकते हैं। मान लीजिए सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको शुगर डिटेक्ट हो गई, आपने HbA1c कराया, तो यानी कि जी जी लास्ट 3 मंथ्स की शुगर 250 आ गई। तो भाई जी। तब तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी और 250 आ गई, तो वो मतलब पहले से है। तो वो एक HbA1c से ही आप कर सकते हैं यूजुअली, और बाकी तो कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एनीवेज ट्रीटमेंट हम प्रेगनेंसी के हिसाब से ही दे सकते हैं जो सेफ है। मैम अगर ऐसे जैसे डायबिटिक कंसीव हो जाती है तो फिर डिलीवरी टाइम पे सुविधाजनक डिलीवरी हो पाती है क्या? जी क्यों नहीं हो पाती, डिलीवरी हो पाएगी। अगर अगर भी होगा तो हो पाएगा, लेकिन हमें पहले से ट्रीट करते रहना होता है ना उनको। जी जी जी। तो मैं पोस्ट हर डिलीवरी में सेंटर के हिसाब आऊंगी से कि होती अगर डायबिटिक मदर ने डिलीवर किया है तो उसकी पोस्ट डिलीवरी केयर क्या होगी। है मैम। थैंक यू थैंक यू। प्री डिलीवरी में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। हेलो। हाँ चलिए। हाँ मैम, ये वैक्सीनेशन कौन कौन सी मैम रिक्वायरमेंट है अपार्ट फ्रॉम फिटनेस? बेसिक रिक्वायरमेंट टेटनस लगवाना चाहिए। ऐसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा DPT ही लगवाना चाहिए, बट मैं भी टी डैप जिसे कहते हैं, टी डैप आजकल है। लेकिन अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो टेटनस तो लगवाना ही चाहिए। 2 डोजेस ये लगवानी फर्स्ट चाहिए 4 to 6 वीक्स। फर्स्ट फर्स्ट टाइमेस्टर मैम? नहीं, यूजुअली आजकल तो लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में लगवाने लगे हैं, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी बहुत कॉमन होने लगी है। नहीं तो पहले सेवेंथ सेवेंथ मंथ में और 8th मंथ में लगवाते थे। आजकल लोग 5th मंथ और 6th मंथ में लगवाने लगे हैं। बट करवा सकते हैं आप 5th मंथ में, एडवाइस कर दो कि अब टेटनस लगेगा, एक डोज और 4 हफ्ते बाद एक डोज और मत जाएगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लगवाते वैक्सीन। ओके। ठीक है। और प्री डिलीवरी कोई डाउट? अच्छा, प्री डिलीवरी में आपके पास ऐसे भी आते होंगे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है एंड ऑल करके, तो उसको भी ट्रीट करते रहना है। क्योंकि उसको आप 2 तरीके से हमें ध्यान रखना है। एक तो हाइजीन मेंटेन का उनको बताना है, उस वक्त पे एब्सटिनेंस को बताना है, और टेस्ट कराने हैं हम। वो डिपेंड करता है कि अगर कोई इन्फेक्शियस है, यूरिन यूरिन इन्फेक्शन या जो भी है, तो उसको हमें ट्रीट करना है। नेवर मिस वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी। ठीक है। अरे बोबा में तो निकाल ले चार्जर में तो वहां तो पे अब हम वहीं पे पोस्ट लगा डिलीवरी दिए। पे आते हैं। पोस्ट डिलीवरी में आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या केयर होनी चाहिए? पहले हम मदर को डिस्कस करेंगे, फिर हम चाइल्ड को डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट डिलीवरी में आप क्या सोचते हैं कि मदर को क्या क्या हमें वो करना चाहिए, मतलब क्या केयर होनी चाहिए? मैम वो जो स्पेशल केयर अभी बात कर रहे थे, एक तो बच्चे का इन्फेंट वगैरह का ध्यान देना चाहिए, और मदर के लिए प्रॉपर केयर जैसे ब्रेस्ट वगैरह उनकी क्लीनिंग, बच्चे की बिफोर फीडिंग, यस, यस, वेरी गुड। और दूसरा हाइजीन मेंटेन, प्रॉपर पैडिंग वगैरह जो है, ठीक स्पेशल है। केयर। अगर ऐसी स्थिति होती तो बीटाइन से साफ सफाई वगैरह जो उनको ठीक टाइम है। की रिक्वायर रहती है। क्लीनलीनेस वेरी इंपॉर्टेंट है बताना। ये आपने प्री डिलीवरी में भी बोला था मुझे, इट्स रियली वेरी गुड। और अब आप मुझे पोस्ट डिलीवरी में भी बोल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं ध्यान तो रखते हैं ये लोग। ज्यादातर ठीक है। लोग इसी और से, इसी वजह से ज्यादा लोग परेशान देखे मैंने। हाँ अगर सही बात है। अपने वो ये एक्सपीरियंसेस बता सब रहे हैं आप, वीडियो ऑन शेयर कर नहीं कर दीजिए, पाते, अच्छा रहेगा। इन बातों को शेयर नहीं कर पाते, और वो जाके बड़ा हाँ, ये नुकसान भी एक उठाते हैं इशू उनका। है कि ये थोड़ा टैबूज होते हैं जिससे कि ये लोग जी शेयर नहीं करते। और अगर वो शेयर ना कर पाए तो अगर आप एडवाइस करेंगे तो फिर उनकी जी हिम्मत बढ़ती है मैम। बता उस पाने की आफ्टर या बोल डिलीवरी, पाने की। आफ्टर डिलीवरी जैसे HB लेवल वगैरह भी देखना चाहिए इनके, मान लो हाँ जी, बिल्कुल देखना चाहिए। देखना देखिए चाहिए मैं किस शुरू तरीके से से। आती हूँ जी बेसिक से। पहले तो सबसे पहले डिलीवरी होने के बाद हमें ब्रेस्ट फीड का ध्यान रखना है। ठीक है। जी उनको बताने का है कि हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, कराना ही कराना है। 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है। ठीक है। वो भी एक अलग से टॉपिक है वैसे ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहूंगी। क्योंकि आजकल क्या है ना कि पेशेंट्स में ना पेशेंस नहीं रह गई है। गांव का पेशेंट हो या प्राइवेट पेशेंट हो या शहर का, उनको ऐसा लगता है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उनको एक्सप्लेन करना रहता है कि जितना पहले तो ये एक्सप्लेन करना रहता है कि इनिशियल 48 आवर्स में फीडिंग थोड़ी कम आती है, ब्रेस्ट फीडिंग कम होता है, ब्रेस्ट फीड कम होता है। और पहले 48 आवर्स में बच्चे की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। ठीक है। तो पहले 48 आवर्स में चिंता करने का नहीं है, जितना आ रहा है, जो पानी पानी आ रहा है जिससे कि हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वही पिलाना है। जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश करानी होती है। और उसके बाद हमको उसको बताना होता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समय अपने पास रखना है। उन लोगों को ग्रूमिंग इनकी नॉलेज नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है सास ने पकड़ा, इसने पकड़ा, उसने पकड़ा, ऐसा नहीं। उनको बताओ
कि 20 आवर्स तक बच्चे को अपने पास रखना है। जितना बच्चे को अपने पास रखोगे उतना आपका ज्यादा दूध बनेगा, उतना ज्यादा उतरेगा और उतना ज्यादा बच्चा दूध पीना सीखेगा। यहाँ ठीक है। और उनको ये भी बताना है कि चाहे बच्चा दूध पिए या ना पिए, एवरी 2 आवर्स आपको अपने से लगाना है। आप अपने से लगाओगे तभी दूध आएगा, क्योंकि वो एक साइकिल होती है जो स्टिमुलेट होगी ब्रेन से, वो स्टिमुलेट करेगी ब्रेस्ट को और फिर फीड आएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस करानी होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप इनिशियली से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिर पेरेंट मदर आपको बोलती है दूध नहीं आ रहा, तो आप उनको बोलो ऐसी कोई माँ नहीं बनी जिसका दूध ना आए। हमें पॉजिटिव काउंसलिंग भी करनी है, अगर पॉजिटिव सोचेगी तभी अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड? तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग चाहिए होती है। और उनको बताना रहता है कि 6 मंथ्स तक सिर्फ एक ब्रेस्ट फीड ही देना है, पानी भी नहीं देना, घुट्टी भी नहीं देनी। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो ब्रेस्ट फीड स्टेब्लिश करनी होती है। मदर की केयर में ये होता है कि भाई हाइजीन मेंटेन करनी होती है। कुछ एक 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स गायनोकोलॉजिस्ट जो डिलीवरी कराती है वो लिख कर देती है, वो कंटिन्यू करनी होती है। और अगर कोई ब्रेस्ट एब्सेस है, मदर फीड नहीं करा पा रही है, वो सब चेक एंड ऑल करना होता है। एंड डाइट, डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उनको बताना रहता है कि डाइट कहाँ से, मतलब दूध कहाँ से आएगा। ठीक है, दूध आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, दूध तो पीना ही है नो डाउट। उनको एक्सप्लेन करना है दूध भी आपको किसी प्रोटीन पाउडर को डाल के पीना है, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और उसके अलावा आपको पानी, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है। मैं अपने जो लोग मुझे दिखाते हैं, ऐसे एचपीज मुझे कम ही नजर आ रहे हैं वैसे, लेकिन मैं उनको लिख करके देती हूँ। इनफैक्ट इन एवरी डिजीज, एवरी सिचुएशन, ऑलमोस्ट इन एवरी सिचुएशन एक्सेप्ट इन्वॉल्विंग द किडनी डिजीजेस, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इम्पोर्टेंट। आप जितना हाइड्रेशन मेंटेन रखोगे ना, उतना अच्छा रहता है किसी भी चीज के लिए। अब इस चीज के लिए हम फोकस करते हैं, तो इसका ये है कि उनको ये बताना है कि जितना हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहेगा, जितना पानी, दूध, नारियल पानी, दाल सूप, वेजिटेबल सूप, घर का बना हुआ जूस, ये सब पियोगे उतना ज्यादा दूध उतरेगा। उनको इस इन चीजों की इंपॉर्टेंस बतानी होती है। उनको समझ नहीं आता। उनको लगता है, मतलब सासों को लगता है लड्डू खिलाओ तो ठीक है, लड्डू एंड ऑल पार्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स जाता है। बट हमें और चीजें भी इम्फेसाइज करनी होती है। ठीक है, खाओ लड्डू खाओ, क्योंकि भूख बड़ी लगती है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो वो सब ठीक है। लेकिन उनको हेल्दी डाइट के बारे में बताना होता है कि यू हैव टू टेक डेली, एक एप्पल खाओ, एक अनार खाओ, एक केला खाओ, मतलब फ्रूट्स की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ऐसे उनको समझ नहीं आएगी कि फल खाओ, ज्यादा नहीं आएगी समझ। आप बोलो रोज का एक सेब खाना है, रोज का एक केला खाना है और रोज का एक अनार खाना है। आप ऐसे बोलो कि रोज का एक केला खाना है और रोज का एक अनार खाना है, लाइक दैट। और पानी ज्यादा पियो। पानी का मतलब सिर्फ पानी से नहीं है, आप घर का बना हुआ जूस लो, दाल सूप लो, वेजिटेबल सूप लो। वेजिटेबल सूप में चुकंदर जरूर डालो, क्योंकि चुकंदर में आयरन होता है और आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो डाइट की इंपॉर्टेंस होती है, जिसको कि एम्फेसाइज करो। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मतलब उनको नहीं पता चलेगा। आज भी उनको यही लगेगा कि हाँ ठीक है। और देखो कैसी लेडीज कैसी हो जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते, और फिर नहीं तो फिर दूध नहीं आएगा, फिर ब्रेस्ट फीड नहीं आएगा, वो कहेंगी दूध नहीं आता, दूध नहीं आता अब खुद कुछ नहीं खाएंगी तो दूध कहाँ से आएगा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है डाइट। क्लीनलीनेस तो इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली। उसके बाद उनको बोलो रेस्ट। रेस्ट बोलो उनको कि जब बच्चा रेस्ट करे तब आप रेस्ट करो। कई लेडीज के घर में ऐसा होता है, बच्चे ने रेस्ट, जब बच्चा रेस्ट कर रहा है तो वो घर के कामों में लग जाती हैं। फिर बच्चा उड़ गया है तो उनको लगता है अब तो मैं थक गई हूँ, बच्चे को लगाओ बोतल मतलब बोतल से दूध पिलाना थोड़ा आसान होता है ना, बच्चे के मुंह में लगाई बोतल, मेरा काम इधर भी हो गया उधर भी हो गया और मेरा हो गया सारा निपटारा। ऐसा नहीं करना है, उनको समझाओ। इनफैक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग करोगे तो देखो, मेरा कहना मानना ये है, मेरा मानना कि पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन थोड़ी दुआएं भी कम जाए तो क्या बुराई है ना। तो इसीलिए आप ये कर सकते हैं कि आप उनको समझाओ, उनकी फैमिली को भी समझाओ कि बच्चा सो रहा है तो मदर को रेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि रेस्ट भी एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। रेस्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ से कैसे होगा मैनेज, है ना। और उनको हमेशा यही बताओ कि एवरी 2 आवर्स फीड कराना ही कराना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद मतलब डाइट हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, काउंसलिंग हो गई। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि पोस्टपार्टम ना एंजाइटी भी हो जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो आप उन्हें समझाओ कि बच्चे के साथ खुश रहना है। फैमिली को भी बोलो कि उनको सपोर्ट करें। पोस्टपार्टम एंजाइटी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये भी बहुत कॉमन है। और स्पेशली तब जब खुद का एक छोटा बच्चा भी है, मान लो एक बच्चा 1.5 साल का है, एक बच्चा और पैदा हो गया,
पहले तो ये तो फैमिली प्लानिंग में आएगा वैसे, लेकिन पहले तो फैमिली प्लानिंग ही उनको मोटिवेट करना चाहिए। पर अगर चलो हो गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि फैमिली थोड़ा उन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि दो बच्चे संभाल पाना माँ के लिए आजकल बड़ा मुश्किल होता है। पहले जमाने की बात अलग थी, पहले जमाने में तो था जॉइंट फैमिलीज थी, बच्चे पल ही जाते थे। आजकल एक ही एक माँ होती है, एक आध सास होती है, कोई बहुत सारी नंदे, बहुत सारी जेठानी दरानी, सब बड़ी फैमिली नहीं होती है जॉइंट फैमिलीज। तो एक पोस्टपार्टम एंजाइटी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उनको समझाना है कि खुश भी रहना है, टेंशन लेने का नहीं है, काम पड़ा है पड़ा रहने दो, है ना। ये हो गया। उसके बाद बाकी ये है कि वैक्सीनेशन, बच्चे की वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की वैक्सीनेशन में क्या है कि उनको बताना है कि बच्चे को आप जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है या जो भी सरकारी अस्पताल है, उसमें जा जाके आप वैक्सीनेशन कराते रहिए। एक ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक चीज और मदर में मैं जो भूल गई बताना, एक तो ये है कि उनको बताना है कि जब तक बच्चा आपका 2 इयर्स का नहीं होता, तो आपको आयरन कैल्शियम लेना होता है। अगर आप ये बताओगे कि आपका जब तक बच्चा 2 इयर्स की नहीं होता आपको आयरन कैल्शियम लेना होता है, तब कहीं जाके वो 3-4 महीने 6 महीने लेंगी। वैसे साइंस यही कहती है, स्टडीज यही कहती हैं कि जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता, तो आपको 3-4 मतलब वो लेनी होती है, मतलब आयरन कैल्शियम। लेकिन लेते नहीं है। एक तो आयरन से बहुत जल्दी पेट खराब होता है, कि ये भी इशू आता है। लेकिन एटलीस्ट वो आयरन रिच डाइट ले सकती हैं। मिल्क पीना है, उनको बताना है कि मिल्क पीना है, जरूरी है। ठीक है, तो उससे भी कैल्शियम जाता है। फिर उसमें प्रोटीन पाउडर या कुछ मदर्स हॉर्लिक्स वगैरह डालना है। ठीक है। उसके बाद उनको ये भी बताना है पोस्ट डिलीवरी केयर में, कि बच्चा जब तक 2 साल का नहीं होता तब तक उसको भी विटामिन D3 ड्रॉप्स देंगे, एवरी टाइम, एवरी चाइल्ड। आजकल रिकमेंडेड है कि 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि 1 ml ऑफ विटामिन D3 टू एवरी चाइल्ड टिल 2 इयर्स ऑफ एज, ये भी रिकमेंडेड है। ठीक है। और ब्रेस्ट फीड, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उनको लगता है बच्चे को प्यास नहीं लगेगी, है ना। बच्चे को चलो घुट्टी पिला देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, नथिंग, पानी भी नहीं। बच्चे का प्यास जो है वो ब्रेस्ट फीड से खत्म हो जाता है। हेलो। हाँ जी, बताएं। ये बच्चे को मैं विटामिन D3 एवरीडे पिलाना है 1 ml हाँ, एवरी डे या वीक? पिलाना है, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली। एक्चुअली विटामिन D3 की इतनी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चों की बोन्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही होती हैं, ब्रेन भी बन रहा होता है। तो एवरी डे पिलाना है 1 ml इज इक्वल टू 400 इंटरनेशनल यूनिट वाला, टिल 2 इयर्स ऑफ क्या? एज, रिकमेंडेड। हेलो। 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 हाँ, बोलिए बोलिए, आई एम लिसनिंग। ज्यादा कैल्शियम खाने से पथरी भी हो जाती है क्या मैम? हाँ, बिल्कुल हो जाती है कैल्शियम खाने से। जो लोग स्टोन्स के प्रोन होते हैं, उनको हम लोग जी। कहते हैं कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन खाओ। ज्यादा कैल्शियम खाने से डेफिनेटली पथरी होती है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, कि प्रेगनेंसी के बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो यूज हो जाता है कैल्शियम। तो इसलिए पथरी होने का चांस कंपैरेटिवली कम होता है पोस्ट डिलीवरी। पर यस, डेफिनेटली कैल्शियम कैन कॉज स्टोन्स। मैडम, हेलो। जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर अपन इतने 2 साल तक दे सकते हैं, फिर लंबे समय तक दे सकते हैं, तो मैडम ज्यादा प्रोटीन पाउडर लंबे समय तक देने से उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा कोई प्रोड्यूस नहीं होते साइड हैं? इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मदर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मदर फीड करा रही है 2 साल तक, तो लेती रहे। और अगर नहीं करा रही है फीड, तो 1 ईयर के बाद कम कर सकती है, या 6 मंथ्स के बाद थोड़ा कम कर सकती है, क्योंकि एक्चुअली प्रोटीन पाउडर इज कॉस्टली ऑल्सो। वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 2 इयर्स तक। यस, डेफिनेटली नॉलेज के लिए वी कैन डिस्कस, बट कोई नुकसान नहीं होता। प्रोटीन पाउडर यस, डेफिनेटली शी कैन टेक, क्योंकि लैक्टेशन में प्रेगनेंसी से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। एक्चुअली मैडम किसी उन पेशेंट है, उन्होंने लिया था, तो एक्चुअली प्रोटीन पाउडर लेने के बाद में थोड़ी हेल्थ बढ़ी, लेकिन उसके बाद में जैसे उनका छोटा, तो जब दुबले हो गए ना, तो ऐसे रेशेस हो गए थे चमड़ी पे। पहले फूल गई थी चमड़ी, उसके बाद वापस जैसे दुबले थे वो, तो दुबले हुए तो वो बोले रेशेस हो गए डॉक्टर साहब, तो इसका क्या साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट नहीं है वो प्रोटीन उनके पाउडर की? स्ट्रेच मार्क्स हुए होंगे, स्ट्रेच मार्क्स आए होंगे और फिर स्ट्रेच मार्क्स चले गए होंगे। पूरी बॉडी पाउडर पे का आए कोई थे मैडम, साइड जैसे इफेक्ट हाथ नहीं है। पे वगैरह इन पे हो गए थे। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, हर बंदा हर चीज के लिए सेम रिएक्ट नहीं करता। तो जी। ये डेफिनेटली, किसी को तो पैरासिटामोल से भी एलर्जी होती है। हाँ तो हर जी। बंदा हर चीज के लिए डेफिनेट वो नहीं करता है। लेकिन हो सकता है कि उनको स्ट्रेच मार्क्स हुए हों, और जब पतले हुए हों तब वो स्ट्रेच मार्क्स रैश के तरह दिख रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। जी। और मैडम कई एक और बार रैश की प्रॉब्लम, तरह हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट समटाइम्स इट कैन हैपन। एक और क्वेश्चन ये था, जैसे कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं,
जैसे 3-4 महीने पहले, तो उनको खाने पीने में या फिर कुछ मेडिसिन में कुछ उनको पहले से क्या ध्यान देना चाहिए, या फिर कुछ मेडिसिन में ऐसा? फोलिक एसिड, आई टोल्ड यू नो, फोलिक एसिड देना होता है। फोलिक एसिड अगर प्रेगनेंसी कोई प्लान कर रहा है तो 3 मंथ्स तक फोलिक एसिड देना होता है। फोलिक एसिड, और उसके अलावा डाइट में अच्छी डाइट लें। आई मीन लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन वाला पेशेंट था, और प्रेगनेंसी में उसको ये लेप्टोल वगैरह और डेपिन 10 mg वगैरह चली हो, तो मैडम पहले उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करें, उसके बाद उनको बोले क्या आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कीजिए। देखो, हर पेशेंट ना अलग अलग होता है, तो पूरा उसके लिए हिस्ट्री एंड ऑल लेना पड़ता है। तो आप कभी आपके पास ऐसा पेशेंट आए तो आप भेज सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट टाइम। यस डेफिनेटली, अगर पहले से बीपी है या पहले से शुगर है तो हम लोग उसी हिसाब से प्लानिंग करके चलते हैं और कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर भी करते हैं। तो हम ऑब्वियसली हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, 2-3 चीजों में हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। पेशेंट को थायराइड है, पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर पेशेंट को ये बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, रेकरेंट एबॉर्शंस हुए हैं उसके, ये सारी चीजों में हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो जैसे डेफिनेटली मतलब एक रखना बच्चा होता है, लेकिन अगर उनके डेफिनेटली एवरी पेशेंट अलग अलग होता है, तो अगर वो उनके पेशेंट पास टू पेशेंट। एक बेबी है उनके पास, तो अगर वो नेक्स्ट प्लानिंग करना चाहे तो कितना समय का मतलब रहना चाहिए, बच्चा 1 साल अगर का, दो एक साल का? बेबी है और दूसरा प्लानिंग करना चाहे तो मैं ये बोलूंगी कि 3 इयर्स का जब बेबी हो जाए उसके बाद प्लानिंग शुरू करें। दोनों में एटलीस्ट मोर देन 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, नॉट बिफोर दैट। क्योंकि माँ के लिए 2 बच्चे छोटे छोटे संभालना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। आई मीन दिस आई एम टेलिंग यू एज अ मदर, नॉट एज अ डॉक्टर। एक बच्चा ही संभालना मुश्किल हो जाता है, 2 बच्चे संभालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मोर देन 3 इयर्स का बेबी होना चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद प्लान करें, क्योंकि प्लान करेंगे तो एकदम से तो होगा नहीं, 9 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। जी। तो इट्स लाइक दैट। तो मैम पोस्ट। कैल्शियम तक खाई जा सकती है? हेलो। बोलिए बोलिए। ये कैल्शियम की टैबलेट कितने दिन तक खाई जा सकती है? मैंने आपको बताया, वैसे तो यूजुअली वो बात ठीक है कि प्रोन होते हैं स्टोन के, लेकिन फिर भी हमारी स्टडीज रिकमेंड करती हैं कि जब तक बच्चा 2 इयर्स का नहीं होता तब तक माँ को कैल्शियम खानी चाहिए। ठीक है। जी स्टोन बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि माँ ने पहले 3 महीने तो खानी खानी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद हम जी ऐसा कर सकते हैं, 15 दिन खाई 15 दिन छोड़ी, या 1 महीना खाई 15 दिन छोड़ी, या 2 महीना खाई 1 महीना छोड़ी। क्योंकि क्या होगा ना कि 2 महीना खाई, फिर थोड़े हमारे रिसोर्सेज यूज हो गए, फिर खाली हो गया कैल्शियम अंदर का, फिर हमने जी 1 महीना और खा ली। तो ऑन जी एंड ऑफ तो खाते रहनी चाहिए, लगातार जी भी जी खा सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट 6 मंथ्स तक तो ऑब्वियसली जब तक बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा होती जी 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 जी। मैम गुड हेलो। आफ्टरनून मैम। है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। कि जैसे बेबी कंसीव हो गया, बट ट्विंस बेबी है मैम, तो क्या कर उसमें दिया? डोज ट्विंस बेबी है। एडजस्टमेंट। हाँ ट्विंस बेबी है मैम। तो उसमें डोज एडजस्टमेंट जो रहेगा, आयरन कैल्शियम और जो भी मेडिसिन चलती है, तो वो सेम रहेगा या फिर एक ही सेम रहेगा। सेम रहेगा, आयरन कैल्शियम मदर सेम ही लेगी, जितना एक सिंगल मदर लेती है उतना ही एक ट्विन बेबीज की मदर भी उतना ही लेगी। ठीक है। और बल्कि जब ट्विन बेबीज पैदा होते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं, क्योंकि मदर का फीड रियली में पूरा नहीं पड़ता है, उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि आप ऊपर का मिल्क दे सकते हो, क्योंकि मदर का ओके। दूध कैसे भी पूरा नहीं पड़ता है 2 बेबीज के लिए। और अक्सर ओके ट्विन मैम, बेबीज थैंक यू प्री मैम। टर्म भी हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है प्री टर्म्स। ओके है मैम, ना। थैंक यू मैम। और मैम जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसमें टैबलेट पेरीनोम का कितना परसेंट रिजल्ट है कि अच्छा रिजल्ट है। मिल्क आ जाए? देखो, अगर आप इनिशियली देते हो, इनिशियल मतलब लाइक इनिशियल 15 डेज 1 मंथ में, तो पेरिनोम का रोल है। और लेकिन और चीजों का रोल है, मैंने आपको ये शुरू में भी बताया था कि जितना ग्रूमिंग इन रहेगा, जितना माँ खुश रहेगी, जितना हाइड्रेशन मेंटेन होगा, उतना मिल्क ज्यादा आएगा। पेरिनोम इसके बाद है। ग्रूमिंग इन करना है 20 आवर्स ऑफ द डे, मदर को हाइड्रेट देना है, बहुत सारा फ्लूइड्स देना है, डाइट अच्छी देनी है। उसके बाद मदर को प्रोटीन पाउडर देना है, कुछ लैक्टोगॉग्स भी आते हैं, लाइक गैलेक्ट पाउडर वगैरह आते हैं जो मिल्क में डाल के देते हैं, तो मिल्क ज्यादा आता है। ठीक है। और खुश रहना है, मतलब खुश से भी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इन सब से भी ना हो तो नेक्स्ट पेरिनोम है। ओके मैम। ओके मैम, हेलो। थैंक यू सो मच मैम। एनी अदर हेलो। क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं लेडीज पेशेंट में जनरली विटामिन D3 की जब इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ तो 80% केसेज में D3 कम ही आता है, विटामिन डी हाँ जी, थ्री हाँ जी, बिल्कुल कम आता है।
एक्चुअली D3 का ये है कि इंडियन इंडियन विमेन में तो कम होता ही है, इनफैक्ट इंडियन मैन में भी कम होता है। आयल रादर से कि इंडियंस में ही कम होता है। तो हम D3 अगर आप नहीं भी कराते हैं तो भी मैं तो 4 हफ्ते के लिए वंस इन अ वीक दे ही देती हूँ, वो कम ही आता जी है। मैम, तो मैम कईयों के तो बहुत कम आता है, जैसे 8 से 10, मतलब वैल्यू बहुत कम आती है विटामिन D3 की लेडीज में। तो इसका कोई फिर क्या बात नहीं है, इफेक्ट हो सकता कोई कोई बात नहीं है, हम कर सकते हैं उसमें, मतलब दे सकते हैं उसमें। कई बार हमें अरेकिटॉल भी देना पड़ता है, तो अरेकिटॉल भी हम दे सकते हैं, है? नहीं, जैसे विटामिन इंजेक्शन डी इतना अरेकिटॉल। कम है, तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? जैसे दूसरी कोई अदर प्रॉब्लम, थायराइड थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकती है विटामिन D3 की कमी से? नहीं, D3 से थायराइड का कोई लेना देना नहीं है। D3 अगर कम है तो वही होता है कि मतलब यही कि बोन्स बोन्स नहीं बन पाती है ना, बोन्स के लिए होता है। तो डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता, कई बार बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा होता, तो पता चलता है कि D3 कम है। तो इसीलिए D3 तो हमें कंसीविंग से पहले की प्लानिंग होनी चाहिए ये, कि हम जी D3 जी को कंसीविंग से पहले ठीक कर लें, क्योंकि कुछ हद तक D3 भी रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो जी। डी जी तो थ्री मैम जरूर देना चाहिए, कई बार D3 कम होने से भी कंसीव नहीं हो पा रहा होता। जी मैम, कई बार पेशेंट को मैम 60 के जो D3 है ना वीकली देते हैं, ये देने के बाद भी बढ़ता ही नहीं है D3 नहीं लंबे नहीं, टाइम तक। बढ़ेगा, बढ़ेगा। ऐसा लगता है आपको नहीं बढ़ रहा, कम से कम 10 देंगे आप, पर वीक 10 देंगे तब कहीं जाके बढ़ता है। जल्दी जल्दी नहीं चेक कराना है, जब जब 10 चली जाए ना तो सोच लो कि बढ़। जी। आप अच्छा, सोचो उसको कि दो डाइट देने के डाइट बाद बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, और डाइट क्या मतलब मेंटेन रखनी चाहिए D3 को बढ़ाने के लिए? D3 के लिए ऐसी कोई खास डाइट नहीं है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही ले सकते हैं। फिश में भी होता है, लेकिन सब लोग फिश नहीं लेते हैं, क्योंकि शुरू में इसलिए नहीं बढ़ता है। मान लीजिए आपके बैंक में आपकी रिक्वायरमेंट है 100 रुपीज खर्च करने की, और आपके बैंक में 100 रुपीज खर्च हो रहे हैं डेली के, बैंक में पैसे हैं नहीं, आपने 50 रुपीज डाले, फिर आप कहोगे अगले दिन मैंने चेक किया पैसे ही नहीं थे, मैंने तो कल 50 रुपए डाले थे, मैंने तो आज भी 50 रुपए डाले हैं। क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो यूज होता जाता है। जब आप बहुत सारा डालोगे, अगर बहुत कम है, तो हम 10 हफ्तों तक देते हैं। 10 हफ्तों तक देने के बाद फिर हम सोचते हैं हाँ जी आ गया। ओके। और दूसरा मैम, आपने अभी ट्विन में मेंशन किया ना कि ऊपर का दूध दे सकते हैं, तो ऊपर के दूध में मतलब कौन सा दूध, गाय का दूध यूज कर सकते हैं ऊपर या का दूध फॉर्मूला सिर्फ मिल्क? मिल्क में दे सकते हैं, मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि डब्बे वाला दूध दिए, आई मीन जो लैक्टोजन वगैरह आते हैं, अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं तो। अगर पेरेंट्स नहीं फॉर्मूला, अफोर्ड कर पाते हैं तो पास्चराइज दूध देना होता है, थैली वाला। अच्छा थैली वाला। गाय का दूध नहीं दे सकते? गाय का दूध पास्चराइज नहीं होता, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। जिनके यहाँ थैली वाला दूध नहीं मिलता है, डेफिनेटली उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन पहले दूध को अच्छे से उबालना है, फिर उसको ठंडा करना है, और बोतल से नहीं पिलाना है, कटोरी चम्मच से पिलाना है। जब भी बच्चे को फीड करना है तो हैंड वॉश इज इम्पोर्टेंट, हैंड वॉश करवाना है। और ये में बाजार में फॉर्मूला मिल्क आता है, ये यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला मिल्क तो बेस्ट है ही, लेकिन फॉर्मूला मिल्क में क्या है कि सही से बनाना होता है। सही से मतलब 1 स्पून 30 ml में। कई लोग ऐसा करते हैं कि पूरा एक बॉटल दूध बना लिया और एक ही चम्मच डाला, कि गाढ़ा हो जाता है दूध, नहीं तो वो फिर कुछ नहीं जा रहा होता बच्चे में, सिर्फ पानी जा रहा होता थैंक यू। है। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी। जी सर। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे छोटे बच्चों में मतलब D3 ड्रॉप दे रहे हैं अपन, तो 10 ईयर से ऊपर में अपन उनको मतलब D3 टेबलेट कितनी दे सकते हैं मतलब वीकली? 10 ईयर्स से ऊपर में, जी जी मैम। 10 ईयर्स से ऊपर में सेम डोज हो जाती है एडल्ट वाली, वंस इन अ वीक, 60,000। जी। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था मैम मेरा, जैसे लेक्टर कैप्सूल आता है मैम, तो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद मतलब कितने रोज बाद चालू कर देना चाहिए, और कितना डोज, और मतलब क्या उसको नहीं, दूध से पर दे क्यों सकते चालू हैं? करना है, पहले तो ये डिपेंड करता है कि हम क्यों चालू कर रहे हैं। जी मान लो जैसे हमें दोनों चालू दूध करना है। मतलब मिल्क वगैरह नहीं आ रहा है मैम। मिल्क वगैरह नहीं आ रहा तो आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। नहीं तो मैम, मैं ज्वाइन तो कर लिया था नहीं, ज्वाइन तो कर लिया था मैंने, वो सब सुन लिया था, आपने बोला था 2 आवर्स में फीडिंग वगैरह करवाना है। और उसके अलावा बहुत सारी जैसे मतलब होता है मामला कि मतलब आता नहीं है उसमें दूध, तो लेक्टेयर कैप्सूल मतलब देते हैं मैम, मतलब यहाँ भी देते हैं, लिखते हैं, तो उसमें मतलब वो दूध से दे सकते हैं अपन, या अपन उसको पानी से ही देवें दे या? सकते हैं, डेली का 1 दे सकते हैं यूजुअली कैप्सूल्स, पर अगर जी नहीं आ रहा है तो डबल भी कर सकते हैं। वैसे एक गैलेक्ट ग्रेनुअल्स भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, कैप्सूल से ज्यादा अच्छा इफेक्ट रहता है उनका, वो दूध में मिला जी के दे सकते हैं। पहले आओ, तो हो गया।
ओके, उसके ठीक है, ओके, एनी अदर? ओके मैम, थैंक ठीक यू है, गुड मैम। इवनिंग मेरा मैम। टाइम्स एक अप करते क्वेश्चन है मैम। हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन हाँ, है। बताए। मैम एक तो होता है नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, और हम्म एक होता है ऑपरेटिव डिलीवरी, सिजेरियन। तो मैम कौन सी ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि पेशेंट को ऑपरेट ना मतलब ऑपरेशन से ना हो बच्चा, कुछ ऐसा कुछ ऐसी सावधानी सावधानी। नहीं है। ऐसी कोई सावधानी नहीं है, फ्रैंकली टेलिंग। देसी लोग बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, पर मेरे हिसाब से ऐसी कोई खास सावधानी नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो और सिजेरियन ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिजेरियन के जो कॉजेज हैं वो अपने आप हो जाते हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सकता यूजुअली। तो ऐसी कोई सावधानी नहीं ओके मैम, थैंक यू सो मच है। मैम। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन हाँ, पूछना इवनिंग मैम। चाहते हैं? मेरा सवाल ये है मैम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी सिजेरियन डिलीवरी की जो नंबर है, संख्या ये बढ़ती क्यों जा रही है? पहले तो आज से जैसे पुराने टाइम में तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी, तो अभी सिजेरियन की इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है? साइंटिफिकली तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो देसी लोग कहते हैं और जो हम लोग थोड़ा सुनते हैं एंड ऑल, ये लोग बोलते हैं कि पहले घर की लेडीज जो है वो काफी काम करती थी। आजकल इतना काम नहीं रह गया है, वो चक्की चलाना और ये सब, उससे एक्सरसाइजेज होती रहती थी। आजकल इतनी एक्सरसाइज का वो नहीं रह गया है। खानों में पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं। पहले नेचुरल सब्जियां आती थी, नेचुरल फ्रूट्स आते थे, दूध घर का होता था। आजकल ये पता नहीं कौन से मिल्क पाउडर और क्या क्या मिला के दूध मिलता है, मिलता होगा आई मीन। फिर पैस्चराइज खाना हो गया है, जंक फूड भी हो ही गया है, लोग खा ही लेते हैं। पहले कहाँ ये सब चीजें चलती थी, पिज्जा बर्गर। गांव में तो हो सकता है अभी भी मत चलती हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क तो आ ही गया है पहले के खानों में और अब के खानों में। और पेस्टिसाइड भरा खाना भी हो गया है। कितनी सब्जियां कैसी होती हैं, कितनी नेचुरल होती हैं, क्या पता। है ना? यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। और कुछ लेकिन जी जैसे, मैम, एक क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। बताएं। जी हाँ, पूछिए सर। बोलिए। प्रेगनेंसी में लैक्टोज दिया जा सकता है क्या? लैक्ट्यूलोज हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग तो जी जी। क्रेमेफीन देते हैं, दैट इज सेफर। कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछ रहे हो ना? जी 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 मैम। कॉन्स्टिपेशन के लिए यूजुअली आई प्रेफर क्रीमेफिन, नॉट लैक्ट्यूलोज। लैक्ट्यूलोज इज नॉट दैट सेफ। इट्स नॉट प्रोहिबिटेड ओके ऑल्सो, नॉट आई लाइक दैट। लेकिन फिर भी क्रेमेफिन इज बेटर देन लैक्ट्यूलोज इन प्रेगनेंसी, ओके थैंक यू क्योंकि मैम। कॉन्स्टिपेशन आता ही है HCG बढ़ने से। ठीक है, ओके। अर्पित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पित जी कुछ पूछना चाह रहे थे, अर्पित यादव जी। हेलो। बोलिए। जी मैम, ये पूछना चाह रहे थे कुछ पीआईडी और पीओडी की समस्या होती है, और इनके क्या लिए पूछना चाह रहे थे? बताइए, क्या पूछना चाह रहे थे? प्रॉब्लम कुछ लेडीजों क्या होता है, पीओडी और पीआईडी दोनों की समस्या होती है। तो कुछ में तो ओवरी सिस्ट दिखाते हैं, कुछ में ओवरी सिस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक या अपने अंग्रेजी में भी कुछ ट्रीटमेंट है? PID एक अलग टॉपिक है, उसमें प्री एंड पोस्ट डिलीवरी का हमारे टॉपिक से थोड़ा लेना देना नहीं है। तो PID हम किसी और टॉपिक में, किसी और सेमिनार में डिस्कस करेंगे। ठीक है। PID इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसमें टाइम लग जाएगा, वो हम नेक्स्ट सेमिनार में कर लेंगे। आप बता दीजिए, आप लोगों की कोई वांट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करवाना चाहते हो, तो हम लोग वो प्रिपेयर कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। यू टेल मी, मेरा PID हो गया और मैम, एक बार इस पर टॉपिक कर दिया जाए ज्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल लगभग 50% केस ऐसे आ रहे हैं पीआईडी और पीओडी वाले। बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं इनसे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम PID PCOD ये सब कर लेते हैं। फीमेल डिजीजेस पे कर लेंगे, इनफर्टिलिटी भी ले लेंगे। PID PCOD हो गया, बल्कि यूट्रस हो गया, सर्विसाइटिस हो गया, ये सब ले लेते हैं अगले टॉपिक में। फीमेल मैम मेरा एक डिजीजेस। पेशेंट है। जी मैम, मेरा एक पेशेंट है। उससे क्या होता है, जैसे वो 3 मंथ के बाद उसका एबॉर्शन हो जाता है ऑटोमेटिक, कुछ भी तो कोई उससे। बात नहीं, आप पेशेंट को बुला लीजिए, एक बार रेफरल देख लेंगे, उनकी रिपोर्ट्स देख लेंगे, कुछ टेस्ट करा लेंगे। तो देख जी लेंगे, एक बार आप बुला लीजिएगा एक बार। जी ओके। ठीक है। कॉज ढूंढना पड़ेगा ना, कई बार कॉज नहीं होता तो उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। मैम उसको इंजेक्शन भी लगाए, डॉक्टर कौन से इंजेक्शन लगते हैं वो भी लगाए ठीक है, कोई कोई बात उससे। नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग पेशेंट है, या आप रेफरल डाल दीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस पेशेंट।
ठीक है। 6-3। एंड थैंक यू सो ठीक है। मच मैम। एंड सभी हेल्थ पार्टनर्स को मैं बताना चाह रहा हूँ सर, कि पीसीओडी, पीआईडी, इनफर्टिलिटी एंड बच्चों के केस में काफ़ी अच्छा मैम का रिजल्ट्स है, और काफ़ी केस पॉजिटिव भी हुए हैं। तो ये डॉक्टर अर्पित यादव जी, आफ्टर वेबिनार के आप बाद में मैम से ओपीडी परामर्श करा सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आई टेक योर परमिशन टू लीव। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। थैंक यू ओके। सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम। ओके। एंड थैंक यू सो मच ऑल रेस्पेक्टेड हेल्थ पार्टनर्स यस, थैंक फॉर यू ज्वाइनिंग। अगेन। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते फिर से एक न्यू डॉक्टर के साथ आप लोगों का एक परामर्श करवाया जाए, एक वेबिनार करवा पाऊँ मैं। थैंक यू।